नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और देखिए आइए देखिए आज शुरू करते हैं। जीएस का प्रैक्टिस सीरीज आपका 3 है। इससे पहले देखिए आपको 2 प्रैक्टिस सीरीज आपको को पूरा विस्तार से करा चुके हैं। और देखिए अगर किसी भी देखिए प्रैक्टिस सीरीज का देखिए अगर आप लोग को देखिए एकदम क्रम से करा रहे हैं, अगर देखिए किसी का भी अगर लिंक चाहिए तो देखिए सीरीज 1 और 2 का देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं। अगर आप लोग देखिए अगर जो लोग नहीं देखे होंगे 1 और 2 को भी पूरा विस्तार से देख लेंगे। देखिए पूरा आपका देखिए एकदम कंबाइन प्रैक्टिस कराते हैं जीएस या फिर जीके का। इसे देखिए इसमें आपका हिस्ट्री का भी देखिए हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस देखिए जियोग्राफी देखिए हर सब्जेक्ट से आपको इकोनॉमिक्स होता है, साइंस होता है, आपका करंट अफेयर का भी कुछ ऐसे देखिए इवेंट्स होते हैं जिससे आपके देखिए क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरा विस्तार से देखिए आपका जीके का एक क्लास होता है। ठीक है ना, देखिए देखते हैं देखिए आज की सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा विस्तार से आप लोग को समझाएंगे भी, उसके लिए अतिरिक्त आप लोग को नोट्स भी लेकर आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है गायत्री ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख आप देखिए कि किस मंडल में किया गया है। देखिए क्वेश्चन ये अनेक बार यूपीपीएससी की बात करेंगे या फिर देखिए अलग अलग एग्जाम में एसएससी के एग्जामों में देखिए बार बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि जो गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवस्व, उसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। नौवां मंडल, तीसरा मंडल, 10वां मंडल और पहला मंडल। तो देखिए कुल ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल हैं। तो देखिए इसके देखिए जो आपका तीसरा मंडल है ना, इसमें आपका देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं देखिए इसका देखिए पूरा विस्तार से व्याख्या भी आप लोगों के लिए देखिए लेकर आए हैं। देखिए अगर बात करते हैं देखिए तो ऋग्वेद की, तो देखिए ऋग्वेद के बारे में देखिए कुल आपके 10 मंडल हैं। देखिए 10 मंडल को देखिए पूरा विस्तार से देखिए ऋग्वेद में देखिए आपके 10 मंडल है। दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। देखिए बहुत 3 पाने क्वेश्चन पूछता है कि जो ऋग्वेद में जो आपके 10 मंडल है देखिए उसमें से दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। और देखिए इसे गोत्र मंडल भी कहते हैं। दूसरे और 7वें मंडल को गोत्र मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें इसमें जो 10वां मंडल है वो सबसे नया मंडल। देखिए पहला और 10वां याद रखिएगा। देखिए जो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल एकदम नवीनतम मंडल होता है। देखिए दूसरा मंडल की रचना देखिए गृहस्थ भार्गव ने किया है। और देखिए तीसरा मंडल का रचना विश्वामित्र ने किया है। ठीक है, विश्वामित्र। और देखिए इसी में आपका याद रखिएगा, देखिए इसी में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, देखिए पूछेगा कि उस रचना तो क्या बताएंगे। देखिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है। ठीक है, ये दिमाग में एकदम इसको सेट रखेंगे। ठीक है, और देखिए इसके 10 मंडल आपको देखिए पूरा देखिए लिख कर लेकर आए। देखिए देखिए चौथा मंडल की रचना आपके वामदेव, 5वां मंडल अत्रि, 6वां मंडल का द भारद्वाज, 7वां वशिष्ठ, 8वां द कर्ण। और देखिए 7वां मंडल देखिए शिक्षा से संबंध। देखिए बहुत 3 बार देखिए क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का जो 7वां मंडल होता है उसका संबंध किससे है। तो क्या बात है, देखिए जो ऋग्वेद का 7वां मंडल होता है उसका संबंध शिक्षा से होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में एकदम से टकेगा। ठीक है ना, अब देखिए ये भी देखिए आप पूछता है ऋग्वेद का 9वां मंडल। तो देखिए ऋग्वेद का देखिए 9वां मंडल क्या बताएंगे, सोम देवता को समर्पित है। ठीक है ना, याद क्या सोम देवता देखिए उसको क्या बोलते हैं, वनस्पति का देवता को बोलते हैं सोम देवता। ऋग्वेद का 9 मंडल सोम देवता से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए जो आपका ऋग्वेद है याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम वेद में आता है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद आता है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि सर इसकी रचना तो देखिए 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसे बोलते हैं तो ऋग्वैदिक काल या ऋग काल उसको बोलते हैं। 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद होता है। और देखिए जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उन्हें होत्रु बोलते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा। देखिए जो लोग ऋग्वेद को का अध्ययन करते हैं या फिर पढ़ते हैं उसको होत्रु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूरा देखिए ऋग्वेद के बारे में पूरा आपको विस्तार से बता दिए। देखिए अगर आपसे पूछा कि सर ऋग्वेद में कितने ऋचा हैं, ठीक है, तो देखिए भी क्वेश्चन तो क्या बताएंगे 28। ठीक है, देखिए अगर देखिए 10 मंडल है, आप पूछेगा ऋचा या फिर सुक्तियाँ तो क्या बताएंगे 1028 सुक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ये दिमाग में एकदम सेट रखेंगे। ठीक है ना, देखिए ये सबसे प्राचीनतम होता है वेद। अगर पूछा कि सर वेद, तो याद रखिएगा वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन जो सबसे प्राचीन वेद है वह आपका ऋग्वेद होता है। ठीक है ना, ये दिमाग में सेट रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। देखिए बहुत 3 बार देखिए आता है क्वेश्चन, ये भी देखिए एग्जाम के लिए कि देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का
तांबे का, सोने का, रंगा का या फिर चांदी का। तो देखिए जो यदि इतिहास की बात करेंगे, सबसे प्राचीन जो आपका सिक्का है वो क्या बताएंगे, तो देखिए सबसे प्राचीन जो सिक्का था आपका, देखिए वो क्या बताएंगे, तो चांदी का। ठीक है, देखिए इसी को आहत मुद्रा भी देखिए बोला गया। देखिए इसका देखते हैं पूरा, देखिए विस्तार से देखिए आपको दिखाते हैं इसका व्याख्या। देखिए ये है आपका, देखिए ये आपका, देखिए ये आपका चांदी का मुद्रा। ठीक है, देखिए ये आपका चांदी का मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा, इसे ये आहत मुद्रा बोला गया, मतलब ये देखिए इसको पीट पीट कर बनाया गया था। देखिए भारत का देखिए प्राचीनतम सिक्के आहत के सिक्के थे, या देखिए उसी का नाम है द पंचमार्क सिक्के, जो चांदी के बने थे। इसके ऊपर टप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत या पंच मार्ग सिक्का कहा जाता था। तो ये दिमाग में हंसे टकेंगे। देखिए चांदी के सिक्के सबसे प्राचीनतम सिक्के थे, सबसे प्राचीनतम सिक्के, इसी का नाम था आहत मुद्रा, इसी का नाम था पंचमार्ग सिक्का। आहत का मतलब कि देखिए इस पर चोट दे देकर इसको बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं को देखिए, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इनमें से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे पहले एक पक्ष के द्वारा तोपों का प्रयोग। ठीक है, देखिए तोप या फिर देखिए बंदूक दोनों का नाम पूछता है कि देखिए सबसे पहले किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था। देखिए तोप का देखिए किस प्रकार का था, ये भी आपको देखिए दिखाएंगे तोप का, और देखिए एक आता बंदूक। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले तोपों का प्रयोग और बंदूक का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था। तो क्या बताएंगे, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, क्या बताएंगे, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया था, 1526 में। ठीक है, अब देखिए किसके बीच, तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है ना, अब देखते हैं, देखिए इसका देखिए पूरा विस्तार से देखते हैं व्याख्या इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पूरा विस्तार से देखिए आपका दिया गया। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध में सबसे पहले देखिए जो आपके तोप दिखाई दे रहा तोप, इसी तोप का प्रयोग किया गया था। और देखिए इसमें देखिए इस युद्ध में कौन जीता, तो क्या बताएंगे, बाबर। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में देखिए 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध लड़ा गया था, देखिए पानीपत नामक स्थान पर। और इस युद्ध में बाबर जीता था, और तभी से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तभी से बाबर मुगल वंश की नींव रखी थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है ना, अब देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बता दीजिए कि देखिए जब बाबर ने सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा, देखिए इसीलिए बाबर को देखिए बंदूक और तोपखानों का प्रयोग करना, मतलब सबसे पहला शासक माना गया। ठीक है, देखिए भारत में बंदूक और तोप दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग में एकदम सेट रखेंगे। ठीक है, और देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछता ये भी है कि सर जो देखिए इसके तरफ से देखिए इस पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किसने किया था? बाबर। देखिए बाबर ने तो ये युद्ध लड़ा था, लेकिन देखिए इसके द्वारा देखिए इस युद्ध में तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली, याद रखेगा, उस्ताद अली कुल ने इस तोपों का संचालन किया था। देखिए अगर अगर क्वेश्चन कठिन बनाएगा तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताइए कि देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में जो तोपों का संचालन किया था उसका नाम क्या था? तो क्या बताएंगे, उस्ताद अली कुली। ठीक है, और देखिए एक नाम था बंदी कुची युद्ध के द्वारा उनके नेतृत्व में मुस्तफ़ों ने किया था। ठीक है, तो दो नाम एकदम याद रखेंगे। लेकिन देखिए जो बाबर है, देखिए 1519 में बजौर की लड़ाई में तोपों और बंदूक का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए अगर देखिए खानवा का देखिए 1527 ईस्वी में हुआ था, प्लासी के 1757 में, और जो पानीपत का देखिए दूसरा युद्ध आपका 1556 में। अगर तीसरा पूछेगा तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, ये जो देखिए पानीपत के तीनों आपके युद्ध हो गए। ठीक है ना, तो देखिए तुम दिमाग में देखिए, तुम पूरा हर क्वेश्चन को पूरा विस्तार से आपको व्याख्या भी करेंगे, समझाएंगे भी, ताकि आप लोग अगर उससे जुड़ा यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको आसानी से कर पाए। ठीक है, और देखिए जिन लोगों को देखिए वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक से एकदम करते रहेंगे। ठीक है ना, देखिए आगे आता है आपका, देखिए का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन रंगा और पीसी जोशी। देखिए इसमें से क्या बोला है कि अखिल भारतीय किसान सभा। देखिए इसका ये जो आरंभिक नाम इसका ये नहीं था, इसका आरंभिक नाम था अखिल भारतीय द कांग्रेस किसान सभा, लेकिन उसमें से इस शब्द को हटा दिया गया है। और देखिए इसकी अध्यक्षता किए थे आपके स्वामी सजानंद। ठीक है, देखिए याद रखेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है स्वामी सजानंद का। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किए थे स्वामी सजानंद। ठीक है, अब देखिए इसका देखते हैं, देखिए पूरा विस्तार से व्याख्या। देखिए ये हैं आपके स्वामी सजानंद। ठीक है, देखिए ये है स्वामी सजानंद, और देखिए इन्होंने
सबसे पहले देखिए अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्थित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की थी। तो देखिए इसका पहले नाम था अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। देखिए उसमें एक शब्द जोड़ था कांग्रेस, उसको हटा दिया गया था, ठीक है ना। और देखिए बिहार का देखिए देखिए बिहार के प्रांतीय किसान सभा की संस्थापक स्वामी स्वामी सजानंद इसकी अध्यक्ष थे। और देखिए आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि में क्षेत्र की समस्या का विद्वान देखिए विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव महासचिव चुने गए थे। देखिए दोनों का नाम याद रखेंगे। देखिए इसकी अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे स्वामी सजानंद, अगर इसके पूछेगा इसके महासचिव तो क्या बताएंगे एनजी रंगा, ठीक है। दोनों का नाम एकदम दिमाग में से रखेंगे कि देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्ष स्वामी सजानंद, और पूछेगा कि इसके महासचिव तो क्या बताएंगे एनजी रंगा, ठीक है। ये दिमाग में एकदम से रखेंगे, ठीक है। और देखिए कब हुआ था तो याद रखिए अप्रैल 1936 में लखनऊ में ये आपका सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए क्या बोला है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, मुख्यतः खलीफा का पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना के हाशियों पर लाने के लिए। अब देखिए बोला है कि खिलाफत आंदोलन ने देखिए कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन का। तो देखिए उसका रीजन क्या था, तो देखिए इसमें देखिए क्या बोला है कि देखिए खलीफा को पुनः स्थापना करने के लिए, और देखिए या फिर खलीफा को हटाने के लिए, या फिर मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, या फिर कांग्रेस में जिन्ना के आशिये पिलाने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए खिलाफत आंदोलन में देखिए कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, क्यों, क्योंकि देखिए क्या बताएंगे, देखिए जो देखिए कांग्रेस के देखिए सपोर्ट का देखिए क्या मतलब, देखिए मतलब था कि देखिए इसमें देखिए खिलाफत देखिए खलीफा को पुनः स्थापना करने के लिए, देखिए इसका मेन क्या हमारा था देखिए कांग्रेस का कि देखिए जो खलीफा हो उसका पुनः स्थापना किया जाए, और देखिए एक मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये देखिए दोनों आपका ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, 1 और 3। और देखिए खलीफा हटाने के ये आपका गलत है, देखिए कांग्रेस ने जिन्ना के हासिल उड़ाने के लिए एकदम गलत है, ठीक है। तो क्या बताएंगे ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट आपका सही होगा, ठीक है। अब देखिए इसका देखिए जो व्याख्या देखिए कांग्रेस ने देखिए खिलाफत आंदोलन का देखिए स्थापना यहाँ पर देखिए समर्थन किया था, क्यों, क्योंकि देखिए खलीफा को पुनः स्थापना था देखिए मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए, ठीक है ना। देखिए गांधी जी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता में स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा है कि जब मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहें तो हिंदू मुसलमान एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो देखिए याद रखिएगा, देखिए खिलाफत आंदोलन को देखिए कांग्रेस ने से सपोर्ट किया था, क्यों, क्योंकि खलीफा को पुनः स्थापना के लिए था, देखिए अब फिर से जो मुसलमान थे उनका सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये कांग्रेस क्या देखिए कहते हैं कि इसकी स्थापना 1885 में मुंबई में होती है, ठीक है ना। और एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। देखिए याद रखिएगा, देखिए बहुत बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अलमपट्टी बांध किस नदी पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए है क्वेश्चन, अलमपट्टी बांध, ठीक है। देखिए क्या बोला है, देखिए अलमपट्टी बांध, देखिए अलमपट्टी बांध और एक आपसे पूछता है नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन परियोजना। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी पर है, तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा ये आपकी कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो क्या बताएंगे ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। और देखिए कृष्णा नदी देखिए कहाँ बहती है, तो क्या बताएंगे आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बहती है ये नदी आपकी कृष्णा नदी, ठीक है। अब देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इसका पूरा विस्तार से देखिए व्याख्या है कि देखिए क्या बोला है कि आलमपट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है, और यह परियोजना 2005 में देखिए बनकर तैयार होती है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये परियोजना 2005 में बनी थी, और देखिए ये है कहाँ के, तो कर्नाटक में, लेकिन कृष्णा नदी पर, ठीक है ना। और देखिए कृष्णा नदी पर याद रखिएगा एक नागार्जुन परियोजना है, और याद रखिएगा देखिए जो आपकी ये नदी है इसका अधिकांश भाग आंध्रा में बहता है, ठीक है। देखिए इसका देखिए अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक में बहती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कर्नाटक, ठीक है, इन दोनों देखिए जो राज्य इन दोनों में आपकी बहती है कृष्णा नदी, ठीक है। देखिए अब देखते आते देखिए क्या बोला कि सिंधु नदी की कौन सी शाखा नदी है, मानसरोवर से निकल, देखिए तिब्बत में आपका इसी तरह देखिए जो आपका झील है वो तिब्बत में स्थित है, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर देखिए झील से कौन सी नदी निकलती है, तो क्या बताएंगे आपका सतलज, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, तो आपके सतलज नदी जो आपकी सिंधु नदी की शाखा नदी है सतलज, ठीक है। अब देखिए इसका देखिए इसका पूरा व्याख्या कि देखिए
देखिए सरला नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या आता है क्वेश्चन कि देखिए पहला सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, तो देखिए क्या बताएंगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। ठीक है, देखिए किन्नौर जिले की सिपकी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और याद रखिएगा यह आपकी सिंधु नदी की सागर नदी है। ठीक है, की सागर नदी है। ठीक है ना, और देखिए याद रखिएगा कि देखिए सिंधु नदी कि देखिए उल्लेख अपने राष्ट्रगान में भी है। ठीक है ना, देखिए इसका देखिए उल्लेख अपने राष्ट्रगान में भी किया गया, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और देखिए सतलज का भी, देखिए इन दोनों का भी उल्लेख आपके राष्ट्रगान में किया गया, दोनों नदियों का। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है ना, अब देखिए देखिए आपका अगर देखिए क्वेश्चन है कि इन भारत के मुल्की क्षेत्रों पर विचार कीजिए। देखिए उत्तरी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और देखिए उपरोक्त में हमें से कौन से क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, देखिए अगर आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर इसका देखिए मतलब क्या होता है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहाँ पर देखिए गर्मी होती है। ठीक है, देखिए जहाँ पर कि ताप हमेशा क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, ताप। ठीक है, देखिए उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय एरिया। अगर जहाँ ताप कम होता है उसे बोलते हैं, देखिए ताप अगर कम रहेगा तो उसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय। ठीक है, उसे बोलते हैं शीत, हाँ शीत कटिबंधीय। तो देखिए अगर इसको हम देखिए अगर देखिए अपने इंडिया का देखिए अगर नक्शे से देखिए इसको समझेंगे तो देखिए अगर देखिए ऐसे देखिए अपना इंडिया देखिए नक्शा बनता है। ठीक है, तो देखिए अगर देखिए इंडिया को देखिए दो बराबर देखिए भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो क्या बताएंगे, तो का देखा ये जो आपका देखिए 23.5 डिग्री आपका, देखिए जो आपके 23.5 डिग्री आपकी जो रेखा होती है कर्क रेखा, ये देखिए भारत को दो बराबर देखिए भागों में ये बांटती है। ठीक है, देखिए जब ये देखिए दो बराबर भागों में देखिए जब ये बांटती है तो देखिए जो इसके देखिए जो आपके देखिए जो इसके नीचे के जो होते हैं भाग उसे बोलते हैं आपका, देखिए उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उसे क्या बोलते हैं, तो उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। और देखिए जो देखिए जो इसके ऊपर का जो को होता है भाग उसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय। हाँ देखिए देखिए इसमें देखिए जो देखिए अगर जो ये आपके जो रेखा होती है कर्क रेखा है, इसको देखिए भारत को दो बराबर देखिए बराबर भागों में बांटती है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं उत्तरी। देखिए ऊपर के भाग को शीत कटिबंधीय, नीचे के भाग को उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। देखिए जहाँ पर गर्मी होती है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। और देखिए उष्ण मतलब कि देखिए जहाँ पर गर्मी होती है यहीं पर देखिए सबसे अधिक क्या होती है, तो सबसे अधिक वर्षा भी होता है। तो देखिए ऐसे एरिया भारत में देखिए कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ऐसे देखिए भारत में एक होता है उत्तरी पूर्वी हिमालय जहाँ पर सबसे अधिक आपका वर्षा होता है। ठीक है, सबसे अधिक आपका ये यहाँ पर वर्षा होता है। तो ये आपका आएगा किस में आएगा, तो ये आपका आएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा में। और देखिए एक आपका आता है पश्चिमी घाट। ठीक है, देखिए ये आपका नहीं आएगा, पूर्वी घाट नहीं आएगा। तो क्या बताएंगे ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, अब देखते हैं देखिए देखिए इसका देखते हैं देखिए पूरा व्याख्या। देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप, देखिए उत्तरी पूर्वी और देखिए भारत के देखिए पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से इस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही पर आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर जो आपकी वनस्पतियाँ उगती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है ना, और ये अंडमान निकोबार उत्तरी पूर्वी देखिए भारत की और एक आपका द पश्चिमी घाट। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट देखिए एक हमेशा ना पूछता है। तो देखिए ये आपका देखिए जो अगर इंडिया का देखिए आपका ये नक्शा है, देखिए इस भाग को देखिए क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका पश्चिमी घाट बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए इसी में जो देखिए 3 प्रकार देखिए आपका आता है घाट, देखिए पाल घाट, भोर घाट और थार घाट, ये 3 इसमें घाट आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं देखिए अगर देखिए क्या देखिए कोई क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी संविधान का किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा बनाया गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। देखिए 63वां, 69वां, 74वां और 76वां। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछा है कि संविधान को किस संशोधन में, तो क्या बताएंगे 69। ठीक है, देखिए संविधान का 69वां किया गया था संशोधन, जिसके तहत दिल्ली को एनसीटी के तहत भारत का संविधान में देखिए इसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, देखिए इसका देखिए पूरा देखते हैं, देखिए इसका व्याख्या देखिए। हाँ देखिए यहाँ देखिए क्या बताएंगे 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और देखिए इसके तहत दिल्ली को विशेष केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। देखिए एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को
पूर्ण हुई थी। और देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा कि सर दिल्ली के यहाँ से प्रदेश बना 1991 में। अगर आपसे बोलेगा ना कि सर जो आपका दिल्ली है, ये देखिए दिल्ली आपकी कब बनी थी राजधानी, तो याद कर देखिए दिल्ली आपका देखिए राजधानी कब बनी 1912 में, ठीक है। 1912-13 में आपकी बनी थी दिल्ली आपकी राजधानी। देखिए इससे पहले देखिए भारत की राजधानी क्या थी, तो इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, ठीक, कोलकाता इससे पहले इसकी राजधानी थी। अब देखिए बनी है आपकी दिल्ली 1912 से 13 में। और देखिए दिल्ली को केंद्रीय प्रदेश मतलब एनसीटी में देखिए इसको शामिल किया गया, तो क्या बताए 1991 के संशोधन में 69वां। देखिए और ये जो आपको देखिए दिल्ली है, देखिए दिल्ली के देखिए कुछ हिस्से को एनसीआर भी बोलते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रीजन, ठीक है। देखिए इसमें आपके यूपी हरियाणा, ठीक है, और देखिए आपका दिल्ली का देखिए दिल्ली के देखिए कुछ आपके जिले को देखिए शामिल करके एनसीआर बनाया गया, जिसे बोलते हैं नॉर्थ सेंट्रल रीजन, ठीक है। तो ये दिमाग में एकदम से रखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन आपका संविधान से देखिए देखिए भारत में एक राज्य के कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला दिया है राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है राज्यपाल में निहित है। सेकेंड, राज्य में वास्तविक कार्यकारी देखिए प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। और थर्ड, राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री के नाम से लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बोला है कि इनमें से देखिए कौन सा कथन सत्य है, चुनिए। केवल एक और दो, दो तीन, केवल तीन, या फिर एक दो तीन, ठीक है। देखिए तो इसमें देखिए आपको देखिए एकदम ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए ये आपको एकदम देखिए गलत है, क्योंकि देखिए राज्य के सभी देखिए कार्यकारी निर्णय ये राज्यपाल के नाम से लिया जाता है, न कि मुख्यमंत्री के नाम से, क्योंकि देखिए राज्य की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो ये आपका देखिए गलत है, एक और दो आपका सही है। तो क्या बताएंगे, एक और दो, ठीक है। अब देखिए अगर देखिए ध्यान से देखिए अगर देखेंगे, देखिए इसका देखिए व्याख्या देखिए, देखिए तो देखिए लिखा जो आपका देखिए तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही नहीं, क्योंकि देखिए जो राज्य की कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम से लिया जाता है। देखिए राज्यपाल के देखिए बारे में अगर पूछेगा तो इसको राष्ट्रपति का एजेंट बोलते हैं इसको। देखिए राष्ट्रपति के देखिए जो भी राज्य की गतिविधियाँ होती है इसका देखिए सीधे सीधे वो राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट करता है, इसीलिए उसको राष्ट्रपति का एजेंट बोलते हैं। और देखिए राज्यपाल के देखिए बोलेगा तो देखिए याद रखिएगा, देखिए इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और देखिए राज्यपाल राज्य की शक्ति का सर्वोपरि होता है, राज्य की देखिए जो शक्ति होती है उसका सर्वोपरि होता है, राज्य की शक्ति का सर्वोपरि आपका राज्यपाल होता है। और देखिए राज्यपाल के देखिए बोलेगा कि न्यूनतम आयु, तो देखिए इसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है और अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। याद रखिएगा इसका राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और देखिए उसका कोई भी जैसे बनने का कोई अधिकतम सीमा नहीं होता है, ठीक है ना। ये दिमाग में एकदम सेट रखेंगे, ठीक है। अब देखिए के क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये देखिए आपका क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। देखिए अगर बोलेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो देखिए इसमें दोनों का होता है। अगर देखिए जो भी चीज़ अगर कोई भी राज्य और सेंटर में दोनों का अगर करना है बंटवारा तो इसमें देखिए दोनों का होता है अधिकार, केंद्र का और राज्य का। तो देखिए क्या बताएंगे, एक का दो, ऑप्शन इसका सी आपका सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसका देखिए व्याख्या देखते हैं इसका। देखिए ये देखिए इसका देखिए व्याख्या है। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा होता है एफसीआई के माध्यम से। देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। देखिए खरीद भंडार अनाज के परिवहन, राज्य सरकारी अनाजों का बल्क आवंटन, राज्य सरकार का देखिए जिम्मेदारी देखिए परिचालन करना, वे न्यूनतम देखिए जिससे गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार की पहचान, राशन कार्ड की जारी करना, उचित मूल्य दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना, देखिए ये आपके राज्य सरकार के अधीन आता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए अधीन आता है आपका खरीद भंडार अनाज के परिवहन, राज्यों को देखिए राज्य सरकार को अनाज का बंटवारा करना। और देखिए राज्य सरकार के अधीन आते हैं गरीब रेखा से नीचे का परिवारों का पहचान, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य दुकानों की कामकाज का पहुँच, ये आपके राज्य सरकार के अधीन आता है। तो याद रखिएगा, देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों के अधीन होता है, केंद्र और राज्य, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का नेक्स्ट है, निम्न में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हर जगह देखिए आ रहा है प्रचार भी इसका, म्यूचुअल फंड। देखिए क्या होता है, ये एक आपका निवेश होता है बाजार, ठीक है। क्या होता है, तो ये आपका विनिवेश होता है, मतलब ये इसमें देखिए पैसा निवेश करते हैं, ठीक है। और देखिए इस पर जो आपका इंटरेस्ट मिलता है कुछ सालों के बाद, तो आपको उसी से जो आपको होता है प्रॉफिट होता है। तो लेकिन याद रखिएगा ये आपके इस समय रिस्क भी इसमें होता है म्यूचुअल फंड में। तो देखिए इसको देखिए विनिमय देखिए कौन करता है भारत में। देखिए तो क्या बताएंगे, आरबीआई, सेबी या फिर एसबीआई। देखिए अगर बोलेगा तो देखिए म्यूचुअल फंड को देखिए कौन करता है, तो क्या बताएंगे आपका सेबी, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, सेबी। और देखिए भारत में देखिए म्यूचुअल फंड एक आता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों को
याद रखिएगा। ये देखिए इन दोनों को देखिए विनिमय करने का देखिए काम कौन करता है, तो क्या बताएंगे सेबी करता है। और देखिए बोलेगा कि सर भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो क्या बताएंगे मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, सेबी। अब देखते हैं, देखिए देखिए पूरा देखिए इसका देखिए पूरा व्याख्या देखिए। सेबी क्या होता है, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड। देखिए इसकी स्थापना आपका 12 अप्रैल 1992 को किया गया था। देखिए इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है। देखिए स्थापना 88 में हुई थी, लेकिन देखिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में, ठीक है। तो ये दोनों दिमाग में सेट रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, देखिए आपका आरबीआई है, तो देखिए आरबीआई के बारे में देखिए पूछेगा तो क्या हुआ, देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक भी इसको बोलते हैं। देखिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर, तो क्या बताएंगे मुंबई में, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक। अगर बोलेगा इसकी स्थापना तो क्या बताएंगे, इसकी स्थापना देखिए जुलाई 1955 में किया गया था। ये दिमाग में एकदम सेट रखेंगे दोनों के बारे में, ठीक है, आरबीआई और एसबीआई के बारे में, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन का देखिए नेक्स्ट आता है। देखिए स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखिए सबसे पहला आपका देखिए ओलंपिक पदक वो भी व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल कौन जीता है, ध्यानचंद्र, केडी यादव, मिल्खा सिंह, हरिश्चंद्र ब्रिजदार। तो देखिए क्या बताएंगे, तो आपका केडी यादव के द्वारा देखिए जीता गया था। देखिए सबसे पहला आपका देखिए सबसे पहला व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक क्या बताएंगे, तो केडी यादव ने जीते थे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसका देखिए पूरा व्याख्या। देखिए केडी यादव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत रूप से भारत में जीता गया सबसे पहला पदक 1992 में समर ओलंपिक में रेसलिंग में, ठीक है, केडी यादव ने जीता था, ठीक है ना। और देखिए ये याद रखिएगा। देखिए एक देखिए क्वेश्चन देखिए और पूछेगा कि 2014 में देखिए एक आपका देखिए अभी देखिए हाल ही में पूछेगा तो क्या बताएंगे, 2014 में अभिनव बिंद्रा द्वारा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा का द्वारा जीता गया था। अभिनव बिंद्रा देखिए शूटिंग में अभिनव बिंद्रा का द्वारा, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से जीता गया आपका ओलंपिक पदक, ठीक है ना। तो ये दोनों दिमाग में सेट रखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए आपका ना, देखिए आपका नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण देखिए दिवस होते हैं वो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्र प्रेस दिवस, तो क्या बताएंगे 3 मई को मनाते हैं, ठीक है। क्या बताएंगे, तो इसको 3 मई को मनाते हैं। देखिए इसका पूरा व्याख्या क्योंकि देखिए इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है प्रेस, ठीक है ना, मीडिया के बारे में यदि बात करें तो देखिए इस समय हर जगह न्यूज में चल रहा है। देखिए इसका पूरा देखिए व्याख्या इसका। देखिए ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 1991 में यूनेस्को के द्वारा लिया गया था, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर किया, ठीक है, दोनों यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र जन सूचना विभाग दोनों मिलकर 1991 में लिया था फैसला कि हर वर्ष 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए आएगा, देखिए जितने भी देखिए क्वेश्चन थे आज की सीरीज का पूरा यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम कांटो देखिए हर देखिए से मतलब देखिए क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ज्योग्राफी की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सबसे देखिए क्वेश्चन होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए जो लोग भी देखिए अगर देखिए चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किए, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए एकदम कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के देखिए जो आपका बेल आइकन देखिए इसको प्रेस करेंगे तो देखिए ऊपर आपका ऑल आएगा, ठीक है। तो ऑल पर क्लिक कर लेंगे, जैसे देखिए वीडियो डालेंगे देखिए यूट्यूब पर तो आप लोग के पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए कंटिन्यू अभ्यास करते रहेंगे तो देखिए आपकी आगामी में देखिए कई सारे एग्जाम हैं। यदि बात करेंगे देखिए एग्जाम की तो देखिए यूपीपीएससी का एग्जाम है। देखिए ये यूपी देखिए ट्रिपल एस सी का देखिए आपका देखिए इसका फॉर्म भी आ चुका है पेट का। फिर देखिए जूनियर का देखिए एग्जाम है, देखिए जूनियर टीचर का। ये देखिए इन सब में देखिए आपको जीके बहुत काम करेगा, ठीक है। अगर देखिए किसी का एनटीपीसी का भी देखिए एग्जाम है, इसके बाद देखिए ये पेपर 2 होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, देखिए हर जगह एसएससी का एग्जाम होगा, हर जगह आपको देखिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। देखिए अगर कंटिन्यू अभ्यास करेंगे पूरा विस्तृत, अगर देखिए व्याख्या को भी देखिए पूरा समझेंगे तो आपका धीरे धीरे क्वेश्चन और देखिए साथ में जुड़ा हुआ सब फैक्ट भी आप लोग एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।